सदियों से हमने रात की अंधेरे आसमान में तारों को देखा है और एक सवाल, एक ख्वाहिश हमेशा हमारे साथ रही है। क्या हम अकेले हैं? क्या इस अनंत ब्रह्मांड में कहीं दूर किसी और दुनिया पर जिंदगी की सांस चल रही है? क्या हो अगर वो जवाब हमारे सोचने से भी ज्यादा करीब हो? क्या हो अगर वो सिग्नल जो हम सदियों से ढूंढ रहे हैं, वो फेंट सी पुकार अब सुनाई देने लगी हो? दोस्तों, वो आवाज, वो हिंट शायद हमें मिल गया है। आप सभी का मैं वेलकम करता हूं टू द रहस्य टीवी स्पेस यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी डिस्कवरी की जो साइंस फिक्शन को रियलिटी के और करीब ले आती है। एक ऐसी जगह हमसे 120 लाइट ईयर्स दूर, जिसका नाम है K218b। याद है वो समुद्र किनारे की खुशबू, वो हल्की सी एगी स्मेल जो हमेशा हवा में तैरती है। अर्थ पर वो स्मेल अक्सर लाइफ की निशानी होती है। छोटे समुद्री जीव वो एक स्पेसिफिक गैस छोड़ते हैं। अब इमेजिन कीजिए अगर वही जानी पहचानी स्मेल का केमिकल फिंगरप्रिंट हमें एक एलियन प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में मिल जाए तो? नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने K218b पर कुछ ऐसे ही पोटेंशियल सिग्नल पकड़े हैं। TMS, डाइमिथाइल सल्फाइड, एक मॉलिक्यूल जो यहाँ हमारी अर्थ पर ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली जिंदगी बनाती है। एलियन लाइफ फिंगरप्रिंट्स फाउंड। लेकिन इससे पहले कि इस एलियन लाइफ डिस्कवरी को हम सक्सेस माने, हमें गहराई से सांस लेनी है और साइंस को समझना है। ये कितना पक्का है? इसके पीछे की साइंस क्या है? क्या कोई और एक्सप्लेनेशन हो सकती है? और ये K218b आखिर है क्या चीज जो इतनी हेडलाइंस बना रहा है? सेगमेंट 1, K218b, द मिस्टीरियस सुपर अर्थ। तो चलिए K218b से मुलाकात करते हैं। इस प्लेनेट को पहली बार 2015 में नासा के लेजेंडरी केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने खोजा था, जो हजारों एक्सोप्लैनेट ढूंढने के लिए फेमस है। ये लियो कॉन्स्टेलेशन में स्थित है। हमसे इतनी दूर की रोशनी को भी यहाँ से वहाँ आने में 120 साल लग जाते हैं। मतलब हम जो K218b को आज देख रहे हैं, वो असल में 120 साल पहले का K218b है। ये अपने स्टार K218b, जो कि एक रेड ड्वार्फ है, हमारे सूरज से छोटा, ठंडा और लाल, उसके हैबिटेट जोन में घूमता है। याद है गोल्डीलॉक्स जोन? ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा, बस ऐसी जगह जहां पानी लिक्विड स्टेट में रह सके। रेड ड्वार्फ्स यूनिवर्स में सबसे कॉमन टाइप के स्टार्स हैं, तो उनके हैबिटेट जोन में प्लैनेट मिलना लाइफ की खोज के लिए बहुत प्रॉमिसिंग है। अब साइज की बात करते हैं। K218b का रेडियस अर्थ से लगभग 2.6 टाइम्स बड़ा है और मास में ये प्लैनेट अर्थ से लगभग 8.6 टाइम्स ज्यादा भारी है। इस साइज के रेंज के प्लैनेट को सुपर अर्थ्स या मिनी नेपच्यून्स या सब नेपच्यून कहते हैं। ये कैटेगरी बड़ी मिस्टीरियस है क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम में इस साइज का कोई प्लैनेट है ही नहीं, तो हमें पक्का नहीं पता कि ये अंदर से कैसे होते हैं। क्या ये अर्थ की तरह एक बड़ा रॉकी प्लैनेट है जिसके ऊपर थिक एटमॉस्फेयर है, या ये नेपच्यून की तरह एक छोटा गैस जाइंट है जिसका कोर रॉकी आइसी है, या फिर कुछ बिल्कुल नया, जैसे एक ऐसी दुनिया जिसके अंदर पथरीले कोर के ऊपर एक बहुत बहुत गहरा ग्लोबल ओशन हो और उसके ऊपर एक एटमॉस्फेयर। यही लास्ट पॉसिबिलिटी K218b को सुपर इंटरेस्टिंग बनाती है। सेगमेंट 2, विस्पर्स फ्रॉम वाटर वेपर एंड अर्ली क्लूज। K218b का नाम पहली बार 2019 में चमका था। तब हबल स्पेस टेलीस्कोप और दूसरे ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप्स ने मिलकर एक कमाल की चीज खोजी थी। इसके एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर के क्लियर साइंस मिले थे। पहली बार था कि हैबिटेट जोन में घूम रहे किसी एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर में पानी के मॉलिक्यूल्स इतने क्लियरली डिटेक्ट हुए थे। इस डिस्कवरी ने K218b को सीधा पोटेंशियल वाटर वर्ल्ड की कैटेगरी में डाल दिया। साइंटिस्ट सोचने लगे कि क्या इस प्लेनेट पे बादल हो सकते हैं, क्या वहाँ बारिश हो सकती है, क्या उसकी सतह पर समुद्र मौजूद हो सकते हैं। लेकिन हबल की लिमिटेशंस थी कि वो हमें सिर्फ पानी के बारे में बता सका। एटमॉस्फेयर की बाकी डिटेल्स, उसकी पूरी केमिकल कंपोजिशन हबल की क्षमताओं से बाहर की बात थी। हमें एक ज्यादा पावरफुल आंख चाहिए थी, एक ऐसी आंख जो इंफ्रारेड लाइट में भी देख सके, एटमॉस्फेयर के अंदर झांक सके। और फिर आया JWST। सेगमेंट 3, द इंफ्रारेड आई। JWST चेंजेस एवरीथिंग। द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ये कोई मामूली स्पेस टेलीस्कोप नहीं है। ये एक इंजीनियरिंग मार्वल है, एक टाइम मशीन जैसा है जो यूनिवर्स के शुरुआती पलों को भी देख सकता है। और एक्सोप्लैनेट के लिए ये एक गेम चेंजर है क्योंकि ये प्राइमरली इंफ्रारेड लाइट में देखता है। अब इंफ्रारेड क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? देखिए, प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे पानी, मीथेन, CO2, वो स्पेसिफिक इंफ्रारेड वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे हर मॉलिक्यूल का अपना यूनिक फिंगरप्रिंट होता है।
साथ ही इंफ्रारेड लाइट विजिबल लाइट के कंपैरिजन में धुंध को बेहतर तरीके से पेनिट्रेट कर सकती है, जो K218b जैसे प्लैनेट के लिए जरूरी हो सकता है जिनका एटमॉस्फेयर थिक हो। हबल विजिबल लाइट में दिखता था, जिस वजह से ये डिटेल्स मिस हो जाती थी। JWST ट्रांसमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक का इस्तेमाल करता है। जब K218b अपने स्टार के सामने से गुजरता है तो स्टार की लाइट उसके एटमॉस्फेयर से फिल्टर होकर हमारे तक पहुंचती है। JWST इस फिल्टर लाइट को एक प्रिज्म की तरह तोड़ता है और देखता है कि कौन कौन से इंफ्रारेड कलर्स हैं। ये गायब हुए कलर्स ही हमें बताते हैं कि एटमॉस्फेयर में कौन से मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। इमेजिन कीजिए, आप किसी के परफ्यूम को सिर्फ उसकी सेंट सिग्नेचर से पहचान रहे हैं, वो भी 120 लाइट ईयर्स दूर से। That's JWST for you. Segment 4. The jaw-dropping discovery. That ocean smell molecule. तो JWST ने K218b पर अपनी इंफ्रारेड नजर डाली और जो डाटा आया उसने साइंटिफिक कम्युनिटी में तूफान ला दिया। सितंबर 2023 में रिजल्ट अनाउंस हुए। पहला कंफर्मेशन, K218b के एटमॉस्फेयर में मीथेन CH4 और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 भरपूर मात्रा में है। ये दोनों कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स हैं जो लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स के लिए जरूरी हैं। इनका होना हाइशिन वर्ल्ड वाली थ्योरी को भी स्ट्रॉन्ग करता है, लेकिन असली बॉम्ब तो अभी फटना बाकी था। डाटा में एक और मॉलिक्यूल का पोटेंशियल सिग्नल दिखा, एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसका नाम सुनते ही बायोलॉजिस्ट के कान खड़े हो जाते हैं। डाइमिथाइल सल्फाइड यानी DMS। दोबारा से DMS इतना स्पेशल क्यों है? क्योंकि हमारी अपनी दुनिया अर्थ पर ये गैस ऑलमोस्ट पूरी तरीके से बायोलॉजिकल प्रोसेस से बनती है। समुद्र में रहने वाले माइक्रोस्कोपिक एल्गे, जिन्हें फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं, एक केमिकल DMSP को प्रोसेस करते हैं और DMS गैस रिलीज करते हैं। ये गैस एटमॉस्फेयर में जाकर क्लाउड फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है। ये अर्थ के नेचुरल सल्फर साइकिल का भी एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है और इस साइकिल को चलाने वाले मेन इंजन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अर्थ पर हमें अभी तक कोई सिग्निफिकेंट नेचुरल नॉन बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं पता जो इतनी मात्रा में DMS प्रोड्यूस कर सके। वोल्केनोस थोड़ा सल्फर डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पर DMS वो लाइफ का एक डोमेन है। तो जब JWST ने K218b के डाटा में DMS का हिंट देखा, आप समझ सकते हैं कि एक्साइटमेंट का लेवल क्या होगा। ये एक पोटेंशियल बायोसिग्नेचर है, लाइफ का केमिकल दस्तखत, जैसे K218b हमें मैसेज भेज रहा हो, मैं जिंदा हूँ। Segment 5. Welcome to the Haitian class, a new type of habitable world. DMS के पोटेंशियल डिटेक्शन के साथ मीथेन और CO2 की प्रेजेंस और एक क्लू अमोनिया NH3 की कमी, ये सब K218b को एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल बनाते हैं हाइशिन वर्ल्ड का। ये हाइशिन कॉन्सेप्ट रिलेटिवली नया है, जिसे कैम्ब्रिज के साइंटिस्ट निक्कू मधुसूदन और उनकी टीम ने प्रपोज किया है। उनका कहना है कि यूनिवर्स में शायद एक पूरी नई क्लास के हैबिटेबल प्लैनेट्स हैं जो हम अब तक ओवरलुक कर रहे हैं। ये प्लैनेट अर्थ से बड़े होते हैं, पूरी तरह से ग्लोबल, गर्म ओशन से ढके होते हैं और इनका एटमॉस्फेयर प्राइमरली हाइड्रोजन से बनता है। ये अर्थ से कितना अलग है। हमारा एटमॉस्फेयर 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन नेग्लिजिबल है। हाइशिन वर्ल्ड्स में हाइड्रोजन ही मेन गैस होगी। अब आप सोचेंगे हाइड्रोजन तो एक्सप्लोसिव होती है, वेल लाइफ के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। अर्थ पे भी एनारोबिक लाइफ है जो ऑक्सीजन के बिना रहती है। हाइड्रोजन एक अच्छी ग्रीन हाउस गैस है जो प्लैनेट को हैबिटेबल टेम्परेचर पे रख सकती है, इवन अगर वो अपने स्टार से थोड़ा दूर हो। K218b का साइज, वहाँ मीथेन CH4 और CO2 का मिलना इस मॉडल को सपोर्ट करता है। ये गैसेस सजेस्ट करती हैं कि प्लैनेट केमिकली एक्टिव है, शायद ओशन और एटमॉस्फेयर के बीच रिएक्शन हो रहे हैं। और अमोनिया का ना मिलना, अगर हाइड्रोजन रिच एटमॉस्फेयर सीधा पानी के ओशन के ऊपर हो तो उम्मीद की जाती है कि केमिकल रिएक्शन से अमोनिया बनेगी। उसका ना होना शायद इसीलिए है क्योंकि या तो कंडीशन ऐसी है कि वो बन नहीं रही या फिर कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस उसे कंज्यूम कर रहा है। हाइशिन वर्ल्ड्स लाइफ के लिए एक यूनिक प्लेग्राउंड हो सकते हैं। शायद वहाँ लाइफ ओशन की सतह के पास पनपती हो या गहरे समुद्र में हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास। ये हमें बताता है कि लाइफ शायद उन जगहों पे भी एग्जिस्ट कर सकती है जहाँ की कल्पना हमने कभी की भी नहीं थी। Segment 6. The reality check. Doubts, questions and the scientific processes. ओके, एक्साइटमेंट अपनी जगह पर। अब वक्त है थोड़ा ठंडा पानी डालने का। जैसे मैंने शुरू में कहा, ये DMS डिटेक्शन अभी टेंटेटिव है, कंफर्म नहीं है और इसका कोई पक्का सबूत भी नहीं है। JWST से मिला डाटा इनक्रेडिबल है, सिग्नल प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स होती है। हो सकता है ये DMS का सिग्नल इतना वीक हो कि वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट का नॉइज हो।
या डाटा में कोई ग्लिच हो। टीम ने खुद कहा है कि मीथेन और CO2 के सिग्नल स्ट्रॉन्ग और क्लियर हैं, लेकिन DMS वाला सिग्नल मार्जिनल है, मतलब बॉर्डर लाइन पर है। उसे कंफर्म करने के लिए उन्हें JWST से K218b को और घंटों तक ऑब्जर्व करना पड़ेगा, अलग अलग फिल्टर्स और सेटिंग यूज करके, ताकि वो स्टैटिस्टिकल कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकें कि ये सिग्नल्स रियल हैं। इसमें टाइम लगता है, महीने या शायद साल भी। और दूसरा बड़ा बट है, मान लीजिए फ्यूचर ऑब्जर्वेशंस में ये कंफर्म हो जाता है कि ये सिग्नल्स रियल हैं, वहाँ DMS ही है, क्या इसका मतलब वहाँ 100% लाइफ है? जरूरी नहीं। हम अर्थ की बायोलॉजी को जानते हैं, हम K218b की पोटेंशियल ए बायोलॉजी को नहीं समझते। K218b एक हाइशियन वर्ल्ड है, या हो सकता है वहाँ का प्रेशर, टेम्परेचर, केमिकल मिक्स, स्टार से आने वाली रेडिएशन, सब कुछ अर्थ से बहुत डिफरेंट है। क्या पता वहाँ कोई ऐसा यूनिक जियोलॉजिकल प्रोसेस हो, या एटमॉस्फेयर ओशन के बीच कोई ऐसी एक्सोटिक केमिकल रिएक्शन होती हो जो DMS बना दे, वो भी बिना किसी लाइफ के। जब हम बिल्कुल नई तरह की दुनिया एक्सप्लोर कर रहे हैं, नॉन बायोलॉजिकल पॉसिबिलिटीज के लिए भी तैयार रहना होगा। सिर्फ इसीलिए कि अर्थ पे DMS लाइफ बनाती है, हम ये एज्यूम नहीं कर सकते कि हर जगह ऐसा ही होगा। हमें अर्थ के शॉविनिज्म से बचना होगा। और K218b का स्टार वो एक रेड ड्वार्फ है। रेड ड्वार्फ अक्सर बहुत एक्टिव होते हैं, ये पावरफुल सोलर फ्लेयर्स फेंकते हैं। ये हाई एनर्जी रेडिएशन प्लैनेट के एटमॉस्फेयर की केमिस्ट्री को ड्रास्टिकली बदल सकती है, तो हमें स्टार की एक्टिविटी को भी अकाउंट में लेना होगा। सेगमेंट 7, इवन विदाउट एलियंस, व्हाई K218b मैटर्स। तो अगर इतनी अनसर्टेनिटी है, इतने इफ्स और बट्स हैं, तो क्या ये पूरी K218b स्टोरी सिर्फ एक हाइप है? बिल्कुल भी नहीं। भले ही कल को पता चले कि DMS सिग्नल गलत था या उसका कोई नॉन बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, K218b की स्टोरी फिर भी एक माइलस्टोन रहेगी। क्यों? पहला तो ये कि ये JWST की अनप्रेसिडेंटेड पावर का डेमोन्स्ट्रेशन है। हम अब इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि हम लाइट ईयर्स दूर प्लैनेट के एटमॉस्फेयर की केमिकल कंपोजिशन को इतनी डिटेल में एनालाइज कर सकें कि हम स्पेसिफिक मॉलिक्यूल भी ढूंढ सकते हैं। ये एस्ट्रोबायोलॉजी के लिए एक नए युग की शुरुआत है। दूसरा ये कि मीथेन और CO2 का स्ट्रॉन्ग डिटेक्शन, अमोनिया की कमी और वाटर वेपर का पहले मिलना, ये सब K218b को हाइशियन वर्ल्ड की स्टडी के लिए एक प्राइम टारगेट बनाता है। भले ही वहाँ लाइफ हो या ना हो, ऐसे प्लेनेट को समझना हमें बताएगा कि प्लेनेट फॉर्मेशन होता कैसे है, अलग अलग कंडीशन में एटमॉस्फेयर कैसे इवॉल्व होता है, और हैबिटेबिलिटी का एक्चुअल मतलब क्या है। क्या लाइफ सिर्फ अर्थ ट्विंस पे पॉसिबल है, या ऐसी वियर्ड दुनिया भी जीवन को सपोर्ट कर सकती है। तीसरी बात, ये हमें फ्यूचर रिसर्च के लिए डायरेक्शन देता है। अब K218b JWST के लिए टॉप प्रायोरिटी टारगेट बन गया है। साइंटिस्ट इसको और ऑब्जर्व करेंगे, DMS को कंफर्म या रिफ्यूट करेंगे, और शायद दूसरे पोटेंशियल बायोसिग्नेचर्स को भी ढूंढेंगे। और जो टेक्निक्स यहाँ डेवलप हो रही हैं, वो प्रोक्सिमा सेंटूरी B, जो कि TRAPPIST-1 सिस्टम का प्लैनेट है, इन जैसे और दूसरे प्रॉमिसिंग कैंडिडेट्स पे भी अप्लाई होंगी। हमारे पास अब टूल्स हैं एक्टिवली लाइफ के निशान ढूंढने के लिए। द एको ऑफ ह्यूमैनिटीज ओल्डेस्ट क्वेश्चन। आखिर में ये सारी मेहनत, ये टेक्नोलॉजी, ये क्यूरियोसिटी सब उस एक सवाल की तरफ जाती हैं, जो शायद इंसानियत जितना ही पुराना है। क्या हम अकेले हैं इस विशाल अंधेरे और खामोश दिखने वाले ब्रह्मांड में? क्या कहीं और कॉन्शियसनेस है? क्या कहीं और भी जिंदगी ने आंख खोली है? चाहे इसका रिजल्ट कुछ भी हो, K218b की कहानी हमें उस सवाल के जवाब के और करीब ले आती है। हर ऑब्जर्वेशन, हर डाटा पॉइंट, हर थ्योरी हमें यूनिवर्स में हमारी जगह को और बेहतर समझने में मदद करती है। एक पल के लिए सोचिए, अगर K218b पर या किसी और एक्सोप्लैनेट पर लाइफ कंफर्म हो जाती है, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? ये सिर्फ एक साइंटिफिक डिस्कवरी नहीं होगी, ये इंसानों की फिलॉसफी, इंसानों के रिलीजन और इंसानों की आइडेंटिटी को हिला कर रख देगी। ये साबित करेगी कि लाइफ कोई मिरेकल नहीं, बल्कि यूनिवर्स का एक नेचुरल आउटकम हो सकता है। हम सडनली अकेलेपन से निकलकर कॉस्मिक नेबरहुड का हिस्सा बन जाएंगे। और अगर हमें पता चलता है कि लाइफ बहुत रेयर है, या शायद हम अभी के लिए अकेले ही हैं, तो ये भी एक गहरा मैसेज होगा। ये हमें हमारी अर्थ की वैल्यू समझाएगा, इस पेल ब्लू डॉट की फ्रेजिलिटी का एहसास दिलाएगा, जहां लाइफ ने इतनी मुश्किल के बाद पनपकर कॉन्शियसनेस तक का सफर तय किया है। दोनों ही सूरतों में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सेगमेंट 9, कंक्लूजन, द वर्डिक्ट इज आउट, द जर्नी कंटिन्यूज। तो चलिए अब रैप अप करते हैं। K218b एक सुपर अर्थ या मिनी नेपच्यून हैबिटेबल जोन है, जो हमसे करीब 120 लाइट ईयर्स दूर है।
ये पोटेंशियली हाइशियन वर्ल्ड हो सकता है जहां वाटर वेपर, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड JWST द्वारा कंफर्म हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी हेडलाइन मेकर है डाइमिथाइल सल्फाइड यानी DMS का पोटेंशियली टेंटेटिव अनकंफर्म सिग्नल जो अर्थ के मोस्टली लाइफ बनाती है। वर्डिक्ट क्या है? वर्डिक्ट अभी आया नहीं है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये एक ऑनगोइंग साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है। हमें और डाटा और एनालिसिस और भी ज्यादा रिसर्चेस का इंतजार करना होगा। हो सकता है ये सिग्नल कंफर्म हो या हो सकता है कि ये सिग्नल रिफ्यूट हो जाए। हो सकता है इसका कोई नॉन बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन मिल जाए। लेकिन एक बात पक्की है, K218b ने हमें दिखा दिया कि हम एक्सोप्लैनेट एक्सप्लोरेशन की गोल्डन एज में जी रहे हैं। हम अब उन सवालों के जवाब ढूंढ सकते हैं जो कुछ दशक पहले तक सिर्फ साइंस फिक्शन का हिस्सा थे। द सर्च फॉर लाइफ बियॉन्ड द अर्थ इज वेल एंड ट्रूली अंडरवे। अब आपकी बारी। व्हाट्स योर गट फीलिंग? आपको क्या लगता है K218b के बारे में? क्या वो DMS सिग्नल रियल है? और अगर रियल है तो क्या वो लाइफ का सिग्नल है या कुछ और? नीचे कमेंट्स में अपना थॉट या अपनी डिटेल थ्योरी जरूर शेयर कीजिए। मुझे जानना है कि आप लोग क्या सोचते हैं। और अगर आपके पास कोई सवाल है देन प्लीज फ्री फील टू आस्क। अगर ये कॉस्मिक जर्नी आपको पसंद आई और अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज 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 इस वीडियो को एक बड़ा सा थम्स अप दीजिए। ये मुझे और ऐसे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करेगा। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनकी आंखें रात को तारों में खोई रहती हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी आगे आने वाली कॉस्मिक एडवेंचर से भरी वीडियो को ना मिस करें। हमारी अगली वीडियो में हम जानेंगे क्या हो अगर आप सैटर्न के अंदर गिर जाएं। What happen if you fall in Saturn? I'll see you in the next one.